मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा भाई। क्या पढ़ाऊंगा भाई? भारतीय संविधान। और ये भारतीय संविधान है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन में भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसीलिए कह रहा हूं मैं, अभी आपने सीईटी का पेपर देखा था, तो सीईटी के पेपर में 4 पेपर हुए थे आपके, दो शिफ्ट में 4 पेपर हुए थे। एक तो 27 की शिफ्ट में 2 हुए थे और एक 28 की शिफ्ट में 2 हुए थे। 4 पेपरों में पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय संविधान से लगभग 75 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 75। मैं साफ सुथरे शब्दों में आपको क्लियर कर दूं, अगर अपन एसएसटी वाले पोर्शन की बात करें, एसएसटी वाले पोर्शन की बात करें तो याद रखना कम से कम 35 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 35 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से। अगर अपन फर्स्ट पेपर की बात करें तो याद रखना मैक्सिमम आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पिछले पेपर को उठाकर देखें। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे इतिहास की चीजें कम करते जा रहे हैं ये, और पॉलिटिकल साइंस की चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि आपने सीईटी का पेपर दिया था, एक पेपर में 127 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के पूछे हैं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें से 15 से 20 14-15 से कम प्रश्न पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं था पेपर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, याद रखना जब आपका यहां पर इतना बड़ा जो रेशा है, आपको यहां पर 150 प्रश्न हुए थे ना आपके सीईटी में, 150 प्रश्न थे, और आपको पता है कि यहां पर 40% के लिए लगभग 60 प्रश्न करना है। 60 प्रश्न ही तो करना है 40% के लिए, ज्यादा तो नहीं करना ना, 60 प्रश्न करना है। तो आप सोचिए जिसमें से 27 पॉलिटिकल साइंस के आ रहे हैं, तो यानी कि 50% रेशिया कवर कर रहे हैं अपन। तो आई बात समझ में? 50% कर रहे हैं, तो ये बात है। तो ऐसा है। दूसरी बात, जब आपको इसको रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पॉलिटिकल साइंस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता हो, नफरत करते हो आप इस सब चीज से, आप लोगों को ये देखना ही पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। मैं आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट कर रहा हूं, क्लास को रेगुलर साथ साथ पढ़ाता हूं, उसको अपडेट करते रहना। लास्ट में जब क्लास छोड़ते जाओ तो ये मेरे से जरूर कह के जाओगे, सर हमारा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, ये कहकर जाओगे। मैं कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे। आपके कॉपी के पिछले पन्ने पर लिख देना जिस दिन कॉपी ले आओ, अभी मत लिखना। अब तो इतिहास की भी लिख दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, जिस दिन कॉपी लेगा। और दूसरी बात है, आपका क्लास कितना बजे शुरू होता है? 8 बजे शुरू होता है। 8 बजे होता है, किसी का 9 बजे शुरू होता है, किसी का 8 बजे शुरू होता है। तो लगभग मेरी क्लासें लगभग 1 से 1.5 घंटे की रहेंगी। 1 घंटे पढ़ा सकता हूं मैं, 1.5 घंटे पढ़ा सकता हूं, ठीक है। मेरी पहली क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती है, लास्ट की क्लास 9 बजे बंद होती है। ये मेरा जो समय लगाया गया है, ये मेरा खाना खाने का समय है। इसीलिए आदमी याद रखना, भूखा है ना वो बहुत खतरनाक होता है। भूखा शेर और भूखा मास्टर बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए साथ साथ पढ़ना, जो आपके प्रश्न आए दिमाग में उसको पूछ लिया करना। देखो मेरे पढ़ाने के कुछ रूल होते हैं। पहली बात तो यह है कि जो पढ़ा दिया जाएगा उसको दूसरे दिन 5 से 10 मिनट आके पूछूंगा मैं, इंडिविजुअल किसी से पूछ लूंगा। मेरा मन करेगा जिस दिन जिस समय जिस व्यक्ति से पूछ सकता हूं, आपको पढ़कर आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा, मैंने जो टॉपिक पढ़ा दिया है वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग और मन में कोई सवाल चल रहा है, तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं आपका सवाल ले लूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा और मैं आपका सवाल ले लूंगा। 2 बात क्लियर हो गई। तीसरी कंडीशंस ये रहेगी, आप लोगों को जब तक मैं समझाऊं ना, जब तक आप लोगों को टॉपिक यहां पर क्लियर ना कर दूं, तब तक आपका कॉपी में पेन नहीं चलेगा, ठीक है। सारी चीज समझने के बाद ही आप लोगों को मैं लिखाना शुरू करूंगा। 3 बात क्लियर हो गई। चौथी बात ये हो गई कि मेरी क्लास में कोई भी व्यक्ति फोन का यूज नहीं करेगा, क्योंकि यही एक ऐसी एक विषय वस्तु है जो तुम्हें एहसास नहीं होने देता तुम बेरोजगार हो। यही एहसास नहीं होने देता तुम बेरोजगार हो, क्योंकि इसमें रात को 12 बजे 2 GB या 1.5 GB नेट अपडेट होता है। तुम्हारा उद्देश्य होता है इसको खत्म कैसे करें, तो ये यूज नहीं करोगे। इमरजेंसी अगर कॉल आए तो मेरे सामने ही लाउड स्पीकर उठाकर बात करोगे, क्योंकि इमरजेंसी तो तुम्हारा आ ही नहीं सकता। तो घर वालों को तो पता है ना, हमारे पुत्र और पुत्री हैं जो कोचिंग गए हैं, फिर भी अगर इनकेस बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो फिर भी आप
मेरे सामने फोन उठाकर बात कर सकते हो, मैं अलाउ कर दूंगा। 4 बातें क्लियर हो गई। 5वीं बात यह है कि आपको रोज अखबार पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि यह जो फोन है ना, ये याद रखना, पहले तो क्या होता था, चाय के साथ लोग अखबार पढ़ते थे। आज चाय के साथ लोग बाबू का मैसेज आया है या नहीं आया, उसने गुड मॉर्निंग की है या नहीं करी, आज गुड मॉर्निंग नहीं करी, कब से ऑनलाइन है वो, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं भेजा, इसी टेंशन में तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। इसी याद रखना। तो इसीलिए कह रहा हूं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी सेकेंडरी चीज सारी है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीवन के दैनिक कार्य जो आपका मन कर रहा है वो करिए, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। लेकिन याद रखना, जब आपका क्लास का समय होता है, जब पढ़ाने का समय होता है, कोई भी टीचर यहां पर आकर खड़ा होता है, तो याद रखना आपको वहां पर 100% अपना दिमाग है जो लगाना पड़ेगा। याद रखना, जो चीजें आपको क्लास में समझ में आ जाती है, याद रखना घर में जाकर वो सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज होती है, मात्र 5 मिनट लगती है घर जाने पर देखकर। अब आप यहां पर 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लगभग 1 से 2 घंटे में आप सब चीजें रिवाइज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि क्लास लगभग मेरी आप लोगों के बीच में 120 घंटे की क्लासें रहेंगी। मैं आप लोगों के 120 घंटे लूंगा, जिसमें से एसएसटी वालों का जो पोर्शन है वो सबसे लास्ट में रहेगा, उसके कम से कम 30 से 40 घंटे रहेंगे, उनको हटा दीजिए। बाकी जो फर्स्ट पेपर वाले हैं और रीट एसएसटी वाले हैं, उनको लगभग अपन 80 से 90 क्लास में समेट देंगे, कोर्स को, तुमको नहीं, कोर्स को। हाँ, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन। और जैसे अभी आप लोगों को पता है, भर्तियों का कोई दूर दूर तक भी अता पता नहीं है। बाकी सरकार है जो, अभी दिवाली आने वाली है, तो सरकार है जो ये कहेगी कि दिवाली के मौके पर बेरोजगार को भजनलाल सरकार ने दिया तोहफा, तो ये तुम्हारी भर्तियां आने की यहां पर दीपावली के समय संभावना है। और याद रखना, किसी भी तैयारी के लिए कम से कम भाई होते हैं 6 महीने चाहिए होते हैं, किसी भी तैयारी के लिए। क्या 6 महीने से पहले किसी भी आप तैयारी को कर सकते हो क्या? सवाल ही नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई 6 महीने से पहले हम किसी तैयारी को कर सकते हो, याद रखना अपने आप को सबसे बड़ा गुमराह कर रहे हो आप लोग। 6 महीने से पहले किसी भी तैयारी का आपका उद्देश्य हो ही नहीं सकता। 6 महीने तो प्रॉपर आपका तैयारी होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का तो कोचिंग का पीरियड ही होता है। आप सोचिए, आप 6 महीने से पहले अगर आपको कोई संस्था कोचिंग करवा के दे रही है, तो याद रखना वो आपके साथ धोखा ही कर रही है। इसका मतलब वो सिलेबस को शॉर्ट कर रही है। सिलेबस को क्या कर रही है? शॉर्ट। कोर्स तो 3 महीने में भी हो जाएगा। आप सोचिए, आपकी क्लास 8 बजे से लग रही है, 3 बजे तक लग रही है, तो इसका मतलब सिलेबस तो लंबा ही है ना। इसीलिए कह रहा हूं, तो आप दिमाग पर ये बैठिए कि एक बार ही तैयारी करनी है और हमको फाइनल तैयारी करनी है। मैं पॉलिटिकल साइंस आपको आईएएस लेवल तक की पढ़ाऊंगा। अब मैं हो सकता है फेंक रहा हूं इस बात को लेकर, आईएएस लेवल तक की पढ़ा रहा हूं। देखो याद रखना, 2 बुक आती है। एक तो आती है आईएएस की, आती है घटना चक्र के नाम से, आपने नाम सुना होगा। एक तो आती है घटना चक्र, जिसमें आईएएस और आरएस के आज तक भी जितने भी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पूछे गए वो दिए हुए हैं, पहली बात। दूसरी आती है दृष्टि आईएएस के नाम से। किसके नाम से आ रही है? दृष्टि आईएएस के नाम से आ रही है। ये दोनों बुकें प्रैक्टिस सेट को लेकर आती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जो अपन ये पढ़ने वाले हैं, ये काफी लेवल से पढ़ने वाले हैं। अब सवाल आता है, सर पेपर बहुत टफ बन जाता है।
हाँ भाई, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप लोग घटना चक्र के लिए आए चाहे दृष्टि आईएएस के लिए आए, इसकी किताबों की खासियत क्या है? एक तो टॉपिक वाइज प्रश्न दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न दिए हुए। पहली तो खूबसूरती ये है प्रश्न की, किताब की खूबसूरती है टॉपिक वाइज प्रश्न दिए गए। दूसरी इसकी खूबसूरती ये है कि प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, ये मेंशन किया गया है। और तीसरी बात यह है कि जो प्रश्न रहेगा उसके नीचे ये प्रश्न का हम उत्तर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी व्याख्या रहेगी। आगे बात समझ में। और एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों की इसमें क्या दी हुई होती है, व्याख्या दी हुई होती है। तो आपका एक प्रश्न के साथ कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं, 4। आगे बात समझ में। तो लगभग इसमें है वो 1850 प्रश्न है। कितने हैं, 1850। तो इसको गुणा कितने से करेंगे, 4 से। तो लगभग कितने प्रश्न हो रहे हैं, ये 6000 के समथिंग प्रश्न हो रहे हैं, 5000 के समथिंग लगा लीजिए। आप याद रखना 5000 जब आप प्रश्न करोगे तो याद रखना पॉलिटिकल साइंस का कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का कोई प्रश्न फिर बनता ही नहीं है कि जो आपके सिलेबस से वो क्या चला जाए, बाहर चला जाए। बात समझ में आ गई। ये तो आपकी तैयारी का प्रारूप था। तैयारी का प्रारूप इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आज लोगों को तो, आज कल के स्टूडेंटों को तो यही नहीं पता पढ़ना क्या है, यही नहीं पता आज लोगों को पढ़ना क्या है, कहां से शुरुआत करें कहां से खत्म करें, यही नहीं पता होता। तो इसीलिए कह रहे हैं अपन कोई भी चीज को आराम से पढ़ेंगे, आराम से। आपको मैंने अखबारों का इसलिए रेफर किया है क्योंकि अखबारों में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, राजनीति के बारे में आती रहती है कि प्रधानमंत्री आज कहां गए, संसद चल रही उसमें कौन सी बात कही गई, भजनलाल सरकार ने कौन कौन सी बातें कही हैं, ये सारी बातें अखबारों में आती रहती है। और आपको वो चीजें पढ़ोगे तो आपका राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और उसके बाद अगर फिर भी आपके कोई वहां पर कोई चैप्टर कोई बातें समझ में नहीं आए तो मेरे से आप क्लास में पूछ लेना। यार क्लास के बारे में बताता नहीं हूं, आप क्लास में ही पूछ लेना। बात क्लियर हो गई। तो इन शर्तों के साथ अपनी यहां पर बात को शुरुआत करते हैं। बात फिर कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, लास्ट की क्लास तक करूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो ही क्लास में बैठोगे, अदरवाइज क्लास आपकी लास्ट रहेगी क्लास शायद, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। उसके बाद आप अगर पढ़ने का जिस दिन मूड नहीं है तो क्लास छोड़कर चले जाना। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्यों छोड़कर जा रहे हो, परंतु अगर क्लास में हो तो आपका 100% ध्यान में चाहता हूं। आगे बात समझ में। इन्हीं कंडीशनों के साथ अपन पढ़ेंगे, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं घुसने और नहीं दूंगा। बात क्लियर हो गई ना। मेरी पढ़ाई में माइनस में भी कमी नहीं आएगी, प्लस की तो छोड़िए। तो मैं चाहता हूं जितनी बराबर में मेहनत करो, तो साथ में मैं भी तो चाह रहा हूं ना तुम लोग उसी मेहनत करें। बात समझ में आ गई। अब सुनना, भारतीय संविधान की आज पहली क्लास से लेकर मैं आखिरी क्लास तक पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो आप लोगों ने नहीं सुन रखा हो। आप लोग सभी संविधान के बारे में जानते हैं, आप लोगों को सभी को संविधान का ज्ञान है, लेकिन बशर्ते यह है कि आप लोगों को पता नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हो। बस वही बताना है मुझे, तुम लोग हो ज्ञानी। आई बात समझ में। यही बताना है, वो चीजें बतानी है, वो शब्द बताने हैं मुझे कि जो तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों को पता है, और उन लोगों को व्यवहारिक जीवन में क्या कहते हैं, संविधान की भाषा में उनको क्या कहा जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अपन बात कर रहे हैं संविधान के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, अरे बोलो। अच्छा, ये संविधान है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है भाई सम प्लस विधान। क्या होता है भाई, सम प्लस विधान। अगर अपन सम की बात करें तो आएगा, याद रखना, समान। और अपन विधान की बात करें तो भाई दोस्तों आएगा भाई कानून। बात समझ में आ गई। सम माने क्या होता है, विधान माने क्या होता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, तो सभी के लिए समान कानून आएगा। सभी के लिए क्या आएगा भाई, समान कानून। बात क्लियर हो गई। उसके बाद अपन आगे बात करें, जो ये संविधान है इसका प्रयोग, संविधान जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरी मैन ने किया था। किसने किया था,
हेनरी मैन ने किया था। और हेनरी मैन कहां के निवासी थे भाई? ब्रिटेन के। कहां के निवासी थे? ब्रिटेन के। उसके बाद अपन आगे बात करें, जो संविधान है, भारत का संविधान है, इसमें जो अनुच्छेद है वो याद रखना 395 है। कितने हैं? याद रखना 395 थे, 395 हैं और 395 रहेंगे, नो चेंज। अब काफी किताब वगैरह में ये लिखा हुआ है सर 448 पढ़ा है हमने, 446 पढ़ा है हमने, 450 पढ़ा है अपन ने। तो याद रखना वो गणना की दृष्टि से होते हैं। किसकी दृष्टि से होते हैं? गणना की दृष्टि से होते हैं। अब सवाल आता है सर गणना की दृष्टि, समझ में नहीं आया ये सेंटेंस। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 1 है, ये तो आर्टिकल हो गया। अब इसके कै, खे, गे, घे ये उपभाग हो गए, परंतु है तो आर्टिकल। जैसे किसी का नाम रामलाल है तो नाम तो रामलाल ही हो गया, उसको चिंटू, पिंटू, सिंटू कुछ भी कहो घर पे। समझ में आ गई ना? तो आर्टिकल तो 1 है, ये इसके क्या है? उपभाग है। क्या है? उपभाग है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 थे, हैं और रहेंगे। अब आगे चले तो देखिए भाई, आपने देखा होगा, आपकी इतिहास की क्लास चल रही है क्या? चल रही है? हाँ, तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा सबसे ज्यादा जो सभ्यता है वो नदियों के किनारे मिलती है। पढ़ा है क्या? अरे पढ़ा है, नहीं पढ़ा? फिर क्यों मिलती है नदियों के किनारे? मैं जूस पी लूं क्या? तुम में से पीना है किसी को? नहीं पीना? मैं पिलाऊंगा भी नहीं। बताइए, सभ्यता नदियों के किनारे क्यों मिलती है? क्या? अच्छा, नदियों के पास लोग रहते थे। क्यों रहते थे? खेती करने के लिए। अच्छा, और पानी मिल जाता था पीने के लिए और नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। उस समय कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते बांधते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बर्तन होते ही नहीं थे। और बताओ, चलो तो मैं बताऊं। अब देखो, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। तुम हो सकता है किसी और को इंपॉर्टेंट देते हो, लेकिन याद रखना जीवन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो वायु और एक पानी। बात समझ में आ गई? एक तो क्या है? वायु। याद रखना, अगर 1 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो तुम्हारी हवा बंद, तुम खत्म, तुम निकल लोगे। अगर याद रखना आपको बहुत जबरदस्त प्यास लगी और 1 घंटे तक पानी, तो आप डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाओगे। यही तो होगा ना। अब मेरा कहने का मतलब है, पानी की कमी, हवा तो अब सब जगह मिल जाती है, पानी तो चुनिंदा जगह मिलता है ना। पानी की वजह से लोग नदियों के किनारे आकर बस गए। पानी की वजह से लोग कहां पर आकर बस गए? नदियों के किनारे। क्योंकि अब पानी रहेगा तो वहां पर पेड़ पौधे भी रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो खाने पीने की चीजें रहेंगी, यानी कि जीवन जीने में आसानी रहेगी। यही तो बात होगी ना। तो अब पानी की लोग नदियों के किनारे आकर बस गए। अब 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसा इनका क्या बन गया? समूह बन गया। क्या बन गया भाई? समूह। समूह से बना गांव, गांव से बना कस्बा, कस्बे से बना जिला, जिले से बना राज्य, राज्य से बना देश और देश से बना पूरा विश्व। इसी तरह से जिसका निर्माण हुआ। ऐसा तो नहीं पहले विश्व बन गया और फिर गांव बना हो। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो जींस पहन के पैदा हुआ हो? नहीं हुआ ना। पहले छोटा हुआ, फिर धीरे धीरे तो बड़ा होगा ना। वो धीरे धीरे तो हुआ। उसी को संवैधानिक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक विकास। तो देखो, अब लोग किस में रहने लग गए भाई? समूह में रहने लग गए। किस में रहने लग गए? समूह में रहने लग गए। अब समूह में रहेंगे तो इनके बीच में लड़ाई भी होगी। तो गांव में कहावत है, घर में 2 थाली रहेंगी तो बचेंगी जरूर। कहावत है ना घर में, भाई गांव में 2 थाली रहेंगे, घर में 2 थाली रहेंगी तो बचेंगी जरूर। तो कहने का मतलब है, परिवार अगर रहेगा तो भाई भिड़ेगा भी, झगड़ेगा भी। तो जब ये 2 लोग समूह में रहने लग गए तो उस समय के जज हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था पंच और पटेल। उस समय के जज हुआ करते थे। हो सकता है आपने पंचायत लगती नहीं देखी होगी, लेकिन टीवीओ में तो देखी है। देखिए ना टीवीओ में, एक गूलर का सा पेड़ होता है, चबूतरा बना होता है, 5 पंच होते हैं, फेंटा बांध बांध के सफेद,
सामने जनता बैठी होती है, एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष। दोनों की बात सुनने के बाद ये मशविरा करके फिर निर्णय देते थे। वर्तमान में आजकल की न्यायपालिका आपने देखी होगी, ऊपर जज बैठा हुआ होता है, एक तरफ पक्ष का कटघरा, एक तरफ विपक्ष का कटघरा, सामने जनता। यही तो बात है ना। अब ये पंच पटेल उस समय कहते थे भाई तूने ये काम किया है, तू इस काम को मत करना, और तूने काम किया तुझे इस काम को मत करना। अर्थात दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते नियम की। किसकी भाई? नियम की। अब भाई तू इस काम को मत करना और तू इस काम को मत करना। अगर तूने किया तो तुझे दंड मिलेगा, और तूने किया तो तुझे दंड मिलेगा। तो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, किसकी? नियम की। और यही नियम वर्तमान में क्या कहलाए? अनुच्छेद। और अनुच्छेदों का संग्रह क्या कहलाया भाई? संविधान। बात समझ में आ गई? नियमों का संग्रह, अनुच्छेदों का संग्रह क्या कहलाया? संविधान। जैसे हम दो हैं, हम दोनों लड़ मरे, मैं इसको कूट सकता हूं गारंटी से, इससे मैं कभी भी नहीं कूटूंगा। मैं इसको कूट दूंगा, आज कूट दिया, फिर कल कूट दिया, ये कहां तक कूटेगी? फिर ये थाने में जाएगी, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी, पुलिस वाले मुझे कूटेंगे। सिंपल सी बात है ना, दोनों के बीच में नियम है ना, पुलिस वाले मुझे कूटेंगे, सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब है, आपने कहावत सुनी होगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। अब खा सकती है क्या? ना। दोनों के बीच में क्या है? नियम है। अर्थात ये मेरे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, मैं इसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तू मुझे परेशान मत करे, मैं तुझे नहीं करूंगा। आगे बात समझ में? इसी को क्या कहा जाता है भाई? संविधान कहा जाता है। तो ये तो होगी देसी परिभाषा। तो याद रखना, किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, अनुच्छेदों की आवश्यकता होती है, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन्हीं के संग्रह को क्या कहा जाता है भाई? संविधान कहा जाता है। बात क्लियर हो गई है? ये लाइन क्लियर हो गई। अब अपन आगे चलें। देखो, संविधान दो प्रकार का होता है भाई। संविधान कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। अब सुनिए, दो प्रकार का कौन कौन सा होता है। पहला होता है भाई लिखित। कौन सा होता है भाई? अब समझ में आ गया, वो लिखित तो लिखा हुआ होगा, लिखित समझ में आ गया, लिखा होगा। अब सबसे बड़ा अपन लिखित की बात करें तो याद रखना, भारत का संविधान है। किसका संविधान है? भारत का। जिसमें कितने अनुच्छेद है? याद रखना, 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? अगर अपन सबसे छोटे की बात करें तो याद रखना, सबसे छोटा जो संविधान है वो किसका है भाई? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। जिसमें कितने अनुच्छेद है? 7 है। अब अपन बात करें सबसे प्राचीन लिखित संविधान, प्राचीन लिखित संविधान, प्राचीन लिखित संविधान भी किसका है भाई? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। अगर अपन बात करें सबसे नवीन, तो दोस्तों नवीन है भाई किसका? नेपाल का। किसका है? नेपाल का। कब निर्माण हुआ? 2015 में। इसे बनाने में जो सहयोग किया गया था वो किया गया था कृष्णा पेरियार का। किसका किया गया था? कृष्णा पेरियार का। आगे बात समझ में? कृष्णा पेरियार को नेपाल की अंबेडकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपाल की अंबेडकर कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है अलिखित संविधान। कौन सा संविधान भाई? अलिखित संविधान। कौन सा संविधान? अलिखित संविधान। अब सवाल आता है, सर अलिखित संविधान जो नहीं लिखा गया है, पर बात आती है जब लिखा नहीं गया तो फिर देश कैसे चलेगा भाई? जब लिखा ही नहीं है तो देश कैसे चलेगा? तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं, ऐसा देश जिसकी शासन व्यवस्था किस पर आधारित हो भाई? परंपराओं पर आधारित हो। ऐसा देश जिसकी शासन व्यवस्था किस पर आधारित हो? परंपराओं पर आधारित हो। अब सवाल आता है, सर परंपराओं पर आधारित हो, ये तो समझ में नहीं आया। सुनना, आपने नाम सुना होगा मृत्यु भोज का, सुना है क्या? तुम्हारे क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग बोलते होंगे। मृत्यु भोज, नुक्ता, मौसर, अलग अलग बोलते हैं। अच्छा, कहीं पे लिखा हुआ है क्या भाई मेरे दादो मर गए को नुक्तो करेंगे हम? लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं लिखा हुआ ना। मेरे परदादा मर गए लिखा हुआ। आप सोचिए कितनी गंदी कुप्रथा है ये। एक तो बाप मर गया
ऊपर से 12 दिन में लड्डू बना के और खाओ। आप सोचिए कितनी गंदी कुप्रथा है। एक तो बाप मर गया और 12 दिन पूरा होते लड्डू बना के खाओ मस्त, और दुनिया को भी खिलाओ। समझ में नहीं आ रहा बाप मरने की खुशी है कि या गम है? बाप मरने की खुशी है या गम है? फिर अपन ये तर्क देते हैं जब लोग बाप कहते हैं हम यार बुजुर्ग था मर गए तो अब भाई खवा नुक्ता तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप बाप होता है, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, बाप तो बाप ही होता है ना। उम्र के अनुसार उसका वो खत्म होता है क्या? नहीं होता, बाप तो बाप होता है। फिर उसके बाद अगला तर्क देते हैं तो वो कहते हैं अब यार जो खा के बैठा उनको खवाना तो पड़ेगा। यही तो तर्क देते हैं फिर, जबकि समझ में आ रही है बात ये कुप्रथा है। पर लेकिन अब भाई हमारे बड़े बुजुर्गों ने परंपरा चल दी, इसका हम निर्वहन कर रहे हैं। अर्थात ऐसा देश जिसकी शासन व्यवस्था किस पर आधारित हो? परंपराओं पर आधारित हो, उसको क्या कहा जाता है? अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे अब अपन बात करें ब्रिटेन। किसकी बात करें? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में राजा का बेटा ही राजा बनता है वहां पर। समझ में आ रही है ना बात? अनुवांशिक है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो परंपरा हो गई ना। उसके बाद अपन आगे बात करें सऊदी अरब। सऊदी अरब याद रखना, जो सऊदी अरब है इसमें जो शासन चलता है वो कुरान के अनुसार चलता है, ये परंपरागत ग्रंथ है। उसके बाद अपन आगे बात करें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान याद रखना, अफगानिस्तान में जो शासन चलता है वो किसके अनुसार चलता है? तालिबान के अनुसार चलता है। और तालिबानियों के ग्रंथ है जिसको क्या कहते हैं भाई? शरीयत के अनुसार वो चलता है, ये भी एक परंपरागत ग्रंथ है। उसके बाद अपन आगे बात करें नाइजीरिया। उसके बाद अपन बात करें न्यूजीलैंड। ये ऐसे देश हैं जिसमें शासन है वो परंपरागत के आधार पर चलता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीजें चलती रहती हैं। आगे बात समझ में? तो देखो भाई संविधान कितने प्रकार का होता है? पहला सबसे बड़ा कितने अनुच्छेद है? सबसे छोटा कितने अनुच्छेद है? सबसे प्राचीन लिखित सबसे नवीन कब निर्माण हुआ? बनाने में सहयोग। अलिखित संविधान किसको कहा जाता है? जो किस पर आधारित हो? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये कैसे देश है? परंपरा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन संविधान किसका है, याद रखना सबसे प्राचीन जो संविधान है वो किसका है भाई? ब्रिटेन का। वहां पर लिखित देगा, वहां पर क्या देगा? सबसे प्राचीन लिखित संविधान। तो उत्तर क्या आएगा? अमेरिका। सबसे प्राचीन संविधान तो क्या आएगा? ब्रिटेन। संविधानों का जनक ब्रिटेन, लिखित संविधानों का जनक अमेरिका। बात क्लियर हो गई? अरे हो गई ना। चलो तो अगला मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? जानते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत? अरे जानते होंगे, कह तो जानता हूं। और एक आपने देखा होगा धर्म। अच्छा ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? अलग अलग है। अब मुझे आप लोग बताओ ये अलग अलग कैसे? इतने में जूस पी लेता हूं, तुम सोच लो। सबसे एक एक अंतर पूछूंगा, ध्यान रखना। सबसे एक एक अंतर पूछूंगा क्योंकि आप लोग सभी परिचित हैं इन दोनों से। एक एक अंतर पूछूंगा, कोई समानता बताना चाहे तो भी बता देना। अंतर पूछूंगा एक एक से, सबका नंबर आएगा। सोच कर बैठना अपने दिमाग में, मेरा जूस खत्म होने से पहले सोच लेना। जिसका सबसे पहले नंबर आएगा उसको ऑप्शन कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि और तो लोग बताते चलेंगे, तो पहले ही स्वेच्छा से कौन बताना चाहेगा? अच्छा, किसी व्यक्ति के ऊपर लागू किसी के द्वारा किया जाता है वो तो संविधान है, वो धर्म। गुड। और आप बता रहे थे? हाँ आप बताओ। हाँ, संविधान पूरे देश का होता है और जो धर्म है वो किसी जाति या किसी व्यक्ति का होता है। और बताएं?
और बताएं। अच्छा, गुड। और बताएं। स्वेच्छा से बता दिए, नहीं मैं ले लूंगा नंबर, ध्यान रखना। बताइए, हाँ आप बताएं। वाह, काफी अच्छा उत्तर है। इन्होंने कहा है कि जो संविधान है वो नियम कानूनों से चलता है, जबकि धर्म में परंपरागत प्रथाएं और नियम होते हैं। गुड। और बताएं। और कौन बताएगा? अरे बताओ बताओ जल्दी। हाँ बताइए, क्या हुआ? जवान लोग नहीं मानते। गुड, ये भी अच्छी बात है। और बताएं। दे मैंने कहा ना तुम्हें पता है, बस तुम्हें ये नहीं पता कि हमें पता है। मैं यही बता रहा हूं। आप बताओ, आप कैसे उदास उदास बैठे हो? आप बताओ। अरे बताओ ना, ऐसे कैसे नहीं बताओगे? क्यों क्यों नहीं बताओगे? सीधी मना करिए, नहीं बताओगे। क्या हुआ? बताओ बताओ। देखो, मैं आप लोगों से इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोगों से इसलिए पूछो कि हम लोग फ्रैंक हो जाएं, और आप लोग जब ये हेजिटेशन आपकी खत्म हो जाएगी तो मेरे से आप लोगों को प्रश्न पूछने में आसानी रहेगी। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं मैं तुमको टॉर्चर कर रहा हूं। नहीं, टॉर्चर तो बाद में करूंगा मैं। हाँ बताइए। आप बताएं भाई साहब, पीछे से नहीं बताओगे यार? ऐसे नहीं यार, कुछ तो बताओ यार। आप बताओ भाई साहब। अरे मन में लेके बैठे हैं ये, पर बताना पता नहीं, मैं पूछ रहा हूं, तुम बताओ। हाँ बताओ भाई साहब। सीमित रूप है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, संविधान तो सभी देशों को मानना, सभी नागरिकों को मानना पड़ता है। उनको ही मानना पड़ता है, वो भी ना माने तो उनकी इच्छा। और संविधान की इच्छा ना माने तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ, और ये 2 4 5 ही बता रहे हैं, और तो क्यों नहीं बता रहे? आप बताओ ना, आप बताओ। नहीं बताओगे? ऐसे तो कैसे हो सकता है? ये कौन सी बात नहीं बताएंगे? ये तो दादागिरी हो गई तुम्हारी। हाँ आप बताओ। खांसो वासो मत, नहीं तो खांसी से निकल जाओगे। आजकल खांसी बेकार चल रही। बताइए, आप बताइए। हाँ ये तो उन्होंने बता दिया, कोई नया बताओ आप तो। अच्छा, इन दोनों में समानताएं भी हैं क्या? है? दोनों में नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। और दूसरी समानता? दूसरी समानता बताओ। नियमों के अनुसार तो चलना पड़ता है। अच्छा, ईश्वर। ये तो कहेगा कानून दंड देगा और उसमें ईश्वर दंड देगा। और बताएं। आप बताओ भाई साहब। अच्छा, संविधान में सभी के पास समान अधिकार होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धर्म के अनुसार भेदभाव होता है, जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं होता धर्म के अनुसार। काफी अच्छा जवाब है। आप बताओ भाई साहब। आप मतलब मैं ही बता दूं आपकी जगह? और भी बताओ, अभी तो आपके पास बहुत सारे हैं। बताओ बताओ। आप बताओ। नहीं नहीं, आपके पीछे। क्यों नहीं बताओगे? ये बड़ी दादागिरी है, नहीं बताएंगे ऐसे? ये तो गलत है ना। हाँ आप बताओ। बताओ बताओ, ऐसे इच्छाओं का दमन मत करो, हार्ट अटैक आ जाते हैं आजकल। बताओ बताओ। अच्छा, संविधान में धर्म का उपयोग किया गया है, लेकिन धर्म में संविधान का उपयोग नहीं किया गया।
यही कहना चाह रहे हो गया या और अभी इच्छा बाकी है? नहीं है, तुमने तो बताया नहीं, पहले ही दमन हो गया, इच्छा होगा। ये कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों ने सबने बीएड किया हुआ है। आपको पता है जब, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो बीएड कॉलेज गए नहीं, पैसे भर दिए? सब गए हो ना कॉलेज? दो प्राणी हैं ऐसे, बाकी सब लोग गए हो बीएड। आप लोगों ने देखा होगा तो एक प्रेरक प्रसंग बुलवाते हैं प्रार्थना के बाद, बुलवाते हैं ना? तो तुम में से प्रेरक प्रसंग किस किसने बोला था? तुम में से किसी ने नहीं बोला। तूने बीएड किया क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है? तुमने बीएड किया क्यों है? ना तो तुम जवाब दे पा रहे हो, ना तुम अपनी बात को अच्छे से रख पा रहे हो। तो मास्टर का उद्देश्य पता है क्या होता है? अपनी बात को सजा कर रखना, अच्छे से रखना। आपने देखा होगा अपन कोई भी बात होती है, अरे ये मास्टर है ये, तो इसको खड़ा करे बोलने के लिए। इट मीन्स क्या है? उसको समाज की जो विषय वस्तु है उसको किताबों का ज्ञान होता है, समाज का ज्ञान होता है, इसलिए अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकता है। तो आप सभी मास्टर हो मेरे लिए, तो भावी, और आप तुम नहीं बनना चाहते तो एक बात अलग है। इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे जवाब आ रहे होंगे, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे के में आ भी नहीं रहोगे, लेकिन आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर आप गलत बताएं चाहे सही बताएं, मैं बंदूक लेके खड़ा हूं क्या? सिंपल ही तो पूछ रहा हूं ना आपसे। मैं किसी को झड़कार रहा हूं, किसी की बेइज्जती कर रहा हूं? मैं रैंडमली पूछ रहा हूं, अरे बताओ बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग यहां पर, आप लोगों के पास मौका है। मेरा संपर्क सभी बच्चों से है, सभी से रैंडमली बात कर रहा हूं मैं। याद रखना, मैं उन कोचिंगों में पढ़ाता हूं जिनमें 1000 बच्चे बैठे हुए होते हैं, जिन पर मैं सिर्फ एलईडी पर दिखता हूं। मैं उन कोचिंगों में पढ़ाता हूं कि जिन पर मैं सिर्फ और सिर्फ किस पर दिखता हूं? एलईडी पर दिखता हूं। क्या मैं उनसे सवाल करूंगा क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है, उनके जवाब ही नहीं देता मैं। पता है वहां पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? बाहर गेट पे गार्ड खड़ा होता है, उस किसी बच्चे को अगर सवाल पूछना हो तो यार रखना, उसको पर्ची दे देते हैं। वो क्या देते हैं? पर्ची, जिसको प्रेम पत्र कहा जाता है। वो कहे सर को ये दे देना। अब सर है वो 5-7 पर्ची देखेगा और अगले दिन क्लास में आएगा, तब उसको लगेगा कि इनका जवाब देना चाहिए तो ठीक है, नहीं लगा तो पढ़ाना शुरू कर देगा। कोई व्यक्ति दोबारा ये नहीं कह सकता कि सर हमने जो सवाल किए हैं आप उनके जवाब दीजिए, नहीं कह सकता। तो कम बच्चों का सबसे बड़ा यही फायदा होता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो समस्या, इससे अच्छा तो फिर आप फोन पे पढ़ लो ना। सिंपल सी बात है, जब आप 1000 बच्चों के बीच में एलईडी पे आप टीचर को देख रहे हो तो फोन पर ही पढ़ लो। आप एलईडी में लगा और देखो, आराम से सारा दिन क्लास ले लो, पढ़े पढ़े। आप लोगों से जो मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, आप लोगों की बातें सुन रहा हूं, मैं आप लोगों से कर रहा हूं, तो इस आसानी तो तरीका है ना ये। तो चलो तो आगे चले। देखो सुनो, मैं बता रहा हूं संविधान और धर्म के बारे में। सबसे पहले तो अपन इसमें समानता देखते हैं। क्या देखते हैं? समानता। अच्छा, संविधान में भी नियम लिखे हुए हैं और धर्म में भी नियम लिखे हुए हैं। पहली समानता हो गई। अरे हो गई ना। अच्छा, आज अगर वर्तमान में अगर देश के संचालन की बात करें तो आज जो देश का संचालन हो रहा है संविधान के अनुसार हो रहा है। और प्राचीन समय में जो देश का संचालन होता था वो किसके अनुसार होता था भाई? धर्म के अनुसार होता था। सिंपल सी बात है, मनुस्मृति, इसके अनुसार देश का संचालन होता था। अच्छा, आपने संविधान का उल्लंघन किया तो आपको क्या होगी भाई? सजा। आप कहां जाओगे भाई? जेल में। सिंपल सी बात है। अगर आपने धर्म का उल्लंघन किया, अगर आपने धर्म का उल्लंघन किया तो आप कहां जाओगे? नरक में। कहां जाओगे? नरक में। सिंपल सी तो बात है ना। तो ये समानता हो गई। अब असमानता ढूंढे अपन यहां पर। अच्छा, सबसे पहले तो अपन देखें यहां पर जेल। देखिए क्या किसी ने? नहीं देखिए तो बाहर पुलिस वाला खड़ा तो 2-4 चांटे चिपका दो। बताओ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा जेल? अरे दिखाएगा ना, दिखाएगा ना जेल।
सिंपल सी बात है। तो यानी कि ये तो सीधा सीधा चमत्कार हो गया, वास्तविक चीज है ये तो, दिखा देगा। अच्छा नरक देखा है कि किसी ने? कोई आके कहा हो किसी ने, बूढ़े बड़े ने, यार भाई नरक में बड़ा दुख पाए, मत जाइयो यार, कहा है क्या किसी ने? नहीं कहा ना। बाकी सुना तो सबने है ना, अरे सुना तो सबने है, पर देखा किसी ने नहीं है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये कंसेप्ट किसका है भाई? अंधविश्वास का। भाई अपन विश्वास किस पर करते? जो चीज आंखों पर देख लेते हैं उस पर तो विश्वास करते हैं ना अपन। तो अर्थात कहने का मतलब है ये साफ सुथरे शब्द में अंधविश्वास है ये तो। समझ में आ रही है बात? अब अपन यहीं पर और आगे चलें। आपको पता है कि यहां पर अपन बात करें महिला, कोई सा भी धर्म उठाकर देख लीजिए, कोई सा भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, कोई सा भी धर्म उठाकर देख लीजिए, सभी धर्मों ने महिलाओं को कंट्रोल किया है। सभी धर्मों ने महिलाओं को, जितनी भी रीति रिवाज कुरीति वगैरह जो बनी है वो सब महिलाओं के लिए बनी है। कोई सा भी धर्म उठाकर देख लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं, धर्म के अनुसार महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। सवाल आता है सर आप झूठ बोल रहे हो, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। तो मेरा आप लोगों से सिंपल सवाल है, तुम्हारी मम्मी है क्या जो बीएड करी है, एमए बीएड कर रखी है? किसी की मम्मी है? वो आधुनिक मम्मी होगी, अभी लेटेस्ट है, तुम्हारी उम्र कम होगी ना। कि अब इसी से मैं अगला सवाल करूं, क्या तुम्हारी दादी है जिन्होंने एमए बीएड किया है? नहीं होगा। हो सकता है मम्मी तो हो चुकी हो, पढ़ ली हो, लेकिन मेरा अगला सवाल है क्या दादी एमए बीएड किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ ना। अरे किया हुआ है क्या? यानी कि दादी ने एमए बीएड नहीं किया, यानी कि आखिरी पीढ़ी है वो। उसके बाद तो धीरे धीरे साक्षर होने लग गए, पढ़ने लग गए। अब जब दादी ने हमारी ने पढ़ाई नहीं की तो फिर वहां से पीछे तो जाइए मत, उसे तो हो ही नहीं होगी। तो सिंपल सा सवाल का जवाब दे दिया मैंने कि महिलाओं को धर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, चाहे कोई सा भी धर्म है। यार का धर्म के अनुसार महिला बच्चा पैदा करने की मशीन थी, बस सिर्फ मनुस्मृति में साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है। अगला मेरा सवाल यह है कि आज देश है वो संविधान के अनुसार चल रहा है, तो क्या महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है? दूर मत जाइए, आप सामने देख लीजिए ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? अरे है ना, पढ़ तो रही है ये, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है? तो यहां पर जवाब तो सिंपल ही मिल गया ना। मैंने आप लोगों से दोनों चीजें पूछी कि आपकी दादी पढ़ी लिखी है कि नो, यानी कि धर्म के अनुसार शिक्षा नहीं था महिलाओं को। आज पढ़ रही है क्या? पढ़ रही है, दिख रहे हो तुम, सामने देख रहे हो, पढ़ी रही है ये। समझ में आ रहा है ना बात? उसके बाद अपन आगे बात करें। एक ग्रंथ था जिसका नाम था रामचरितमानस। रामचरितमानस सुनाएंगे इसका नाम? इसके राइटर थे तुलसीदास। तुलसीदास। अच्छा ये तुलसीदास क्या कहता है? तुलसीदास कहता है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सब ताड़न के अधिकारी। यानी कि कहने का मतलब है ढोल जितना जोर से बजाओगे उतना ही जोर से बजेगा। गंवार जब तक 5-7 ना पड़े हमें, जब तक वो काम नहीं करेगा। शूद्र, देखो मनुस्मृति में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जब तक ये शूद्र में 5, जो शूद्र है अगर ये सेवा नहीं करे तो इसको कूटा जा सकता है। पशु, इसमें जब तक 5-7 लठ ना पड़ेगा जब तक ये सीधे सीधे नहीं चलेगा। और नारी, जब तक, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं तो दूर दूर तक नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहा है? तुलसीदास कह रहा है। ये सही कह रहा है क्या तुलसीदास? हाँ, धीरे से एक आवाज आ रही है, यस सर। अब मैं उसका जवाब तो मेरे को पता है, क्योंकि ये फीलिंग है ना, ये मर्द वाली है। अच्छा, नारी में मम्मी भी आती है, घरवाली नहीं आती। आज जाते मम्मी की चिपका देना 5-7, मम्मी तुलसीदास को पढ़ के आए हूं आज मैं। किसको पढ़ के आए हो? तुलसीदास को पढ़ के आए हो। देखो चिपका सकते होगा तुम, क्योंकि वहां पर नारी का नाम आते हैं कि दिमाग में कंसेप्ट आता है घरवाली, वही कूट ले बस। समझ में आ रही ना बात?
अब आप देखिए कि ये धार्मिक ग्रंथ है, धर्म के अनुसार चलता था देश। याद रखना आज जो देश किसके अनुसार चल रहा है? अगर किसी लड़की को 14 सेकंड, कितने सेकंड? 14 सेकंड घूर कर देख लिया तो याद रखना मिनिमम 6 महीने की सजा का प्रावधान है और मैक्सिमम याद रखना 3 साल की सजा का प्रावधान है। घूर कर ही देख लिया तो, कूटना तो भाई साहब बहुत दूर की बात है। जब भी तो मैं ऐसे ऐसे देखता रहता हूं, 14 सेकंड पहले होते हटा लेता हूं। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब यह है 14 सेकंड अगर घूर कर देख लिया तो याद रखना किसका प्रावधान है? 6 माह मिनिमम और मैक्सिमम 3 साल। साफ सुथरे शब्दों में समझ में आ रहा है कानून? एक तरफ तो आप क्या कुटाई कर रहे हो और कोई आरोप नहीं, और एक तरफ तो आप सोच लीजिए। समझ में आ गई बात? आगे चले। देखिए भाई, उसके बाद आपने नाम सुना होगा ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक आपने सुना होगा, ट्रिपल तलाक। अभी इसके ऊपर कानून बना है एक। याद रखना, महिला पति और पत्नी में अगर झगड़ा हो जाता है, ये इस्लाम धर्म में चलने वाली प्रथा है एक। पति और पत्नी में अगर झगड़ा हो जाता है तो पति उसको कहता है तलाक तलाक तलाक, निकल। अच्छा, पत्नी पलट कर कह सकती है कि तलाक तलाक तलाक, तू निकल? नहीं कह सकती। नो, मैंने आपको कहा ना ये प्रथाएं सारी बनी हो किसके लिए बनी है? महिलाओं के लिए बनी है। समझ में आ गई ना बात? अब हिंदू धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हिंदू धर्म में और बहुत सारी प्रथाएं, अभी उदाहरण लेंगे अपन। उसमें तो कहता है बाबू रात को ज्यादा हो गई थी, सॉरी अब नहीं पिएंगे, सुबह मामला रफा दफा। अब यहीं पर अपन आगे चले तो प्रभु श्री राम थे। नाम सुना है ना आपका इनका? इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सीता। सुना है क्या? अरे सुना है नहीं सुना? इसका हरण किसने कर लिया? रावण ने। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? है रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। मैं हटा दूं फिर तो इसको। हरण किसने कर लिया भाई? रावण ने। आप लोगों को पता है इन दोनों का युद्ध हुआ भयंकर वाला। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसमें मृत्यु किसकी हुई? किसकी हुई? रावण की मृत्यु हो गई। जीत किसकी हुई? सीता को छुड़ा लाया कौन? राम। अब इन दोनों में बात हो रही है, किसमें? राम में और सीता में बात हो रही है। ये सीता से राम कह रहा है यार देख सीता, बात ऐसी है, समाज है मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। कल वो धोबी ने कह दिया था, उसकी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, आपने सुनी होगी, सबने कहानी है। आप दूसरे ग्रह के थोड़ी ना हो, इसी को लेके तो हो। तो कहता है वो धोबी है और धोबन, दोनों में लड़ाई हो रही थी। उसने कह रहा है ज्यादा 3-5 मत करे, मैं तेरे को अगर निकाल दूंगा तो दोबारा नहीं लाऊंगा। ये राम था जो ले आया, मैं नहीं लेके आऊंगा। तो रिमार्क किसके ऊपर लगा भाई? राम के ऊपर। राम ने कहा देख सीता, बात ऐसी है कि ये समाज, ये लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तुझे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अर्थात राम ने कहा सीता तू रावण के साथ अकेली रही थी, तू इतनी खूबसूरत है, तुझे छुए बिना राम नहीं रहा होगा, वो रावण नहीं रहा होगा। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए, मुझे नहीं समाज को जवाब देने के लिए तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको पता है सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और अग्नि परीक्षा सीता क्या हुई थी? पास हुई थी। सीता भी तो कह सकती थी राम तुम भी तो अकेले रहे थे, अग्नि परीक्षा तुम भी दो, कह सकती थी ना। याद रखना सिर्फ और सिर्फ राम और सीता, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीता ही अग्नि परीक्षा देगी। याद रखना यह बात सिखाता है कौन भाई? धर्म। और सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी तो राम को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, यह बात सिखाता है संविधान। बात समझ में आई? आगे चलें। अपन आगे बात करें। आपने एक नाम सुना होगा राम रहीम का, सुना है क्या? इसके ऊपर 2003 में केस फाइल हुआ था और 2017 में फैसला आया। कितना साल लग गए भाई? 14 साल लग गए। कितने साल लग गए? 14 साल लग गए। अब इसके ऊपर केस कौन कौन से थे?
307 जान से मारने की कोशिश, 302 मर्डर, 420 420, 354 छेड़खानी, 376 रेप केस, 376 डी अप्राकृतिक रेप। ऐसी कम से कम 50 धाराओं के ऊपर, 50 धाराओं से राम रहीम के ऊपर मुकदमा दर्ज था। अब मेरा आप लोगों से सवाल यह है, इसको 14 साल बाद गिरफ्तार किया गया। कितने साल बाद? अगर तुम में से अगर ऐसा ही कोई प्रोग्राम कोई और व्यक्ति कर देते तो कितने समय लगता गिरफ्तार करने में? मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा। भाग भूख जाते तो 1 दिन पकड़ लाते, और बढ़िया तो सुताई करते। और क्या तुम्हें उम्र कैद होती है? फांसी पर लटका देते। तुम अगर लटका लटकू देते अब तक तुम्हारे तो अवशेष ही मिलते, लटका देते। अब सवाल आता है कि सर हमको तो तुम फांसी पर लटका रहे हो और इसकी जमानत भी हो गई, ये मस्त घूम रहा है हरियाणा के चुनाव में। समझ में आ गई ना बात? और आप कह रहे हो सर आज जो देश है वो किसके अनुसार चल रहा है भाई? संविधान के अनुसार चल रहा है। तो इसका यह मतलब यह है कि हमारे संविधान में कमियां हैं, हमारे संविधान में त्रुटियां हैं। तो इसके लिए कौन सा कानून और हमारे लिए कैसा कानून? अब सुनना ध्यान से। इस संदर्भ में एक बात बता रहा हूं मैं। एक जंगल था भाई, जंगल, जंगल तो समझ रहे हो ना? उसमें एक चूहा होता है, चूहा भी समझ रहे हो? मूसो। हाँ, जंगल में एक चूहा था और चूहा होता है वो स्पीड से भगा जा रहा होता है। जंगल में एक चूहा होता है वो स्पीड से भगा जा रहा होता है। तभी उसको एक भैंस कहती है रुक रुक रुक, बफेलो भैंस। भैंस कहती है रुक रुक रुक, तू कहां जा रहा है इतनी स्पीड से? चूहा हाँफते हुए कह रहा है जल्दी बता, दिमाग खराब मत करे। तो भैंस कहती इतना घबराया हुआ क्यों है? बात तो बता, कहां जा रहा है तू? तो चूहा कहता जंगल में हाथी पकड़ने के लिए आए हैं। चूहा क्या कह रहा है कि जंगल में हाथी पकड़ने के लिए आए। तो भैंस कहती तो तू क्यों घबरा रहा है? तू क्यों घबरा रहा है? तू बिना मतलब क्यों भगा जा रहा है? क्योंकि इन हरामखोर नेताओं ने देश के संविधान और देश की न्यायपालिका की हालत वो कर दी है, अगर मुझे पकड़ लिया ना तो मुझे 10 साल तो यही साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं हूं, क्या हूं? चूहा हूं। उसके साथ वो भैंस भी भग दी। तो अर्थात 10 साल क्या 14 साल तो यही साबित करने में लग गया इसने प्रोग्राम किया है या नहीं किया। तो संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अंतिम भाषण था, अंतिम भाषण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था हम संविधान सभा के लोगों ने चाहे कितने अच्छे संविधान का निर्माण कर दिया हो, हम संविधान सभा के लोगों ने चाहे कितने ही अच्छे संविधान का निर्माण कर दिया हो, इस पर अमल करने वाले अच्छे नहीं हुए तो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। और हम संविधान सभा के लोगों ने चाहे कितने ही बुरे संविधान का निर्माण कर दिया हो, इस पर अमल करने वाले अच्छे हुए तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान है, ये तो निर्जीव चीज है भाई। चाहे मैं इसके पन्ने फाड़ू, चाहे मैं इसको ऐसे रखूं, चाहे इसको मोड़ के इसकी पुपाड़ी बनाऊं, ये मना करेगा वो मोड़े मत यार मुझे दर्द होगा, कहेगा कि ये तो निर्जीव चीज है। यानी कि इसमें लिखी हुई चीजों को अपन फॉलो करेंगे, मेरी मानसिकता मेरा मन जैसा होगा वैसे तो फॉलो होगा। ये आई बात समझ में? तो संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा कि हम संविधान सभा के लोगों ने चाहे कितने ही अच्छे संविधान का निर्माण कर दिया हो, इस पर अमल करने वाले अच्छे नहीं हुए तो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। और हम संविधान सभा के लोगों ने चाहे कितने ही बुरे संविधान का निर्माण कर दिया हो, इस पर अमल करने वाले अच्छे हुए तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो। अगर संविधान अच्छा है तो लोग बुरे तो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। अगर संविधान बुरा है लोग अच्छे हैं तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। सिंपल सी तो बात है ये। तो याद रखना संविधान में इसमें कोई दोष नहीं है। संविधान के जो पालन करने वाले जो लोग हैं इनमें इनका क्या किया गया है भाई? दोष किया गया है। तो आप लोगों को बातें समझ में आई? अरे आई या नहीं आई? आप लोगों को याद रखना कि अभी हाल ही में जो सीईटी का पेपर हुआ है वो काफी लेवल का पेपर हुआ है, ठीक ठाक लेवल का पेपर हुआ है। आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा ये मत समझना बहुत चंदूलाल पेपर होने वाला है, बहुत अच्छा लेवल का पेपर होने वाला है।
इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जितना पढ़ाया जाएगा उसको अपडेट रखना। बात समझ में आ गई? मैं आप लोगों को यहां पर 5 लाइनें लिखाऊंगा, वो आपको लिखनी पड़ेगी और वो घर जाकर आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है? तो पहला दिन है, कुछ तो पेन चलाए ना। शुरुआत मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, कुछ तुम भी तो करो ना। 7 बजे से मेरी पहली क्लास होती, रात को 9 बजे बंद होती है, तो ऐसे तो मैं निकल लूंगा। ज्यादा उम्र नहीं होगी फिर तो मैं तो निकल लूंगा अब तक। फिर तो तुम कहोगे पॉलिटिकल वाला चल बसा बिना कोर्स कराए। हो गया ना? चलो तो हेडिंग लगाओ। अरे समझ में तो आया है ना? थोड़ा बहुत ही आया होगा अभी तो, पर लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे समझ में आ जाएगा, परंतु साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग लगाओ संविधान। ये संविधान का ये वाला डायग्राम एज इट इज बनाओ, जो का त्यों, ये वाला यहां से। सम प्लस विधान, सम माने समान, विधान माने कानून, सभी के लिए समान कानून। सभी के लिए समान कानून। लिख दिया? चलो तो लेकिन संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा देखो, अनुच्छेदों का संग्रह, अनुच्छेदों का संग्रह या नियमों का संग्रह, अनुच्छेदों का संग्रह या नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। अनुच्छेदों का संग्रह या नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। हो गया? नेक्स्ट, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन निवासी हेनरी मैन ने किया। ब्रिटेन निवासी हेनरी मैन ने किया। हेनरी मैन ने किया। हो गया? नेक्स्ट, संविधान 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला लिखो लिखित। लिखित, लिखित में लिखो, किसी देश की शासन व्यवस्था, किसी देश की शासन व्यवस्था एक जगह लिख दी जाए, किसी देश की शासन व्यवस्था एक जगह लिख दी जाए, उसके अनुसार देश का संचालन हो, उसके अनुसार देश का संचालन हो, लिखित संविधान कहलाता है। लिखित संविधान कहलाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लिखित संविधान
सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। जिसमें कुल 395 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। जिसमें कुल 395 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लिखें, सबसे छोटा लिखित संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। जिसमें कुल 7 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। सात अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखें, सबसे प्राचीन लिखित संविधान सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट, सबसे नवीन लिखित संविधान सबसे नवीन लिखित संविधान नेपाल का संविधान है। जिसका निर्माण 2015 में किया गया। 2015 में किया गया। अच्छा, इससे पहले नेपाल में क्या संविधान नहीं था क्या? अरे बताओ ना, था क्या? मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ था या नहीं था। तुम्हें तो भारत का ही नहीं पता है या नहीं है। हाँ, नेपाल के कहां हुआ? बस था, अलिखित था, अब लिख दिया। और याद रखना, पहले है जो संविधान था नेपाल में, ये अपने संविधान को बदलते रहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को जो लिखा गया वो परिपूर्ण लिखा गया है। इससे पहले 2007 का संविधान था, 2001 में निर्माण हुआ, फिर 2007 तक चला, फिर 7 का संविधान है उसको खत्म किया गया, 2015 का निर्माण किया गया। आगे बात समझ में? तो जो 2015 के संविधान है उसने कौन से संविधान की जगह ली है? 2007 के संविधान की जगह ली है। ठीक है, लिखित था वो भी और ये भी। आगे लिखो, नेपाल के संविधान के निर्माण में सहयोग, नेपाल के संविधान को बनाने में सहयोग कृष्णा पेरियार का था। कृष्णा पेरियार का था। कृष्णा पेरियार लिख दिया। अगला लिखो, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान,
अलिखित संविधान। अलिखित संविधान में लिखो, ऐसा देश जिसकी शासन व्यवस्था परंपराओं पर आधारित हो। ऐसा देश जिसकी शासन व्यवस्था परंपराओं पर आधारित हो अलिखित संविधान कहलाता है। लिख दिया, अलिखित संविधान कहलाता है। आगे लिखें, जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब के ब्रैकेट में डालना कुरान, ब्रैकेट में लेना ना कुरान, अफगानिस्तान ब्रैकेट में लेना तालिबान, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, हो गया। नेक्स्ट लिखो, सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन, सबसे प्राचीन संविधान शरीयत, हो गया। प्राचीन संविधान ब्रिटेन। तो संविधान कितने प्रकार का होता है भाई? अरे बोलो। पहला, सबसे बड़ा लिखित, कितने अनुच्छेद है? सबसे छोटा, कितने अनुच्छेद है? सबसे प्राचीन लिखित, सबसे नवीन, कब निर्माण हुआ, बनाने में सहयोग। अलिखित संविधान किसको कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बाकी बात करेंगे